हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपके यूनिट सेकंड का पार्ट सेकंड। ठीक है, पार्ट वन में ऑलरेडी करा चुकी हूँ, अब मैं पार्ट सेकंड यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ। देखो, मैं ना वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता दूँ कि अगर आप किसी और बुक वगैरह से पढ़ रहे हो ना, और फिर आप इन वीडियो से भी पढ़ रहे हो, तो शायद आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो कोशिश करना कि वीडियो पे ही पूरा रिलाई करो। मैंने पूरी चीज़ अच्छे से कवर करा दी है, क्योंकि जो सिंबल्स होंगे, जैसे आपकी बुक में हो सकता है mg दे रखा हो, बट मैं अल्फा जी लेके चल रही हूँ। आपकी बुक में हो सकता है कुछ और सिंबल को कुछ और रिप्रेजेंट कर रखा हो और मैं कुछ और लेके चल रही हूँ। तो ये कन्फ्यूजन से बचने के लिए वीडियो पे ही रिलाई करें पूरा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड फ्रॉम द ISLM मॉडल। देखो, ISLM मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी थी, तो अब देखते हैं एग्रीगेट डिमांड कर्व को हम कैसे उससे डराइव करते हैं। देखो, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? हमारी जो टोटल डिमांड होती है वही। ठीक है, और एग्रीगेट डिमांड हमारा इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है एग्रीगेट प्राइस और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट में, कि हमारा जो आउटपुट है, हमारी जो आउटपुट है या डिमांड है वो डिक्रीज होगी अगर हमारा प्राइस बढ़ेगा तो। ठीक है, मैं आपको ना इस ग्राफ से समझा देती हूँ, बाकी एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे लिखी है, आप नोट्स जब लोगे तो आप उसमें से पढ़ लेना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा प्राइस लेवल P1 है और हमारा जो आउटपुट है वो Y1 है, और इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा E1 पे आ रहा है। ठीक है, सेम प्राइस लेवल पे जब हम ऊपर प्लॉट कर रहे हैं, IS कर्व हमारा और LM कर्व दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं E1 पॉइंट पे, और इंटरेस्ट रेट R1 आ रहा है और हमारा आउटपुट Y1 ही है। ठीक है, देखो अगर यहाँ पे हमारी कुछ भी चीज़ें चेंज होंगी ना, तो उसमें IS कर्व पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि हमारा जो प्राइस लेवल है वो बढ़ जाएगा। अब हमें पता है कि हमारा जो मनी सप्लाई है, हमारा जो LM कर्व में मनी सप्लाई था वो क्या था? ये था ना, सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, नॉमिनल मनी सप्लाई। अब अगर प्राइस लेवल हमारा बढ़ जाएगा तो हमारी रियल मनी सप्लाई कम हो जाएगी। अब देखो, जब मनी सप्लाई कम हो गई तो हमारा LM कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया। ठीक है, और उसकी वजह से जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ जाएगा और हमारा जो आउटपुट है वो कम हो जाएगा। और अब इसी चीज़ को हमने नीचे जो है, मतलब पहले ये वाली कंडीशन तो ऑलरेडी प्लॉट थी, और ऊपर वाली कंडीशन से डराइव करते हुए हमने नीचे वाली कंडीशन को प्लॉट कर दिया है। ठीक है, देख रहे हो आप, आउटपुट हमारा कम हो गया, प्राइस लेवल मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया। बस यही आपकी ग्राफिकल डेरिवेशन है, यही चीज़ें जो मैंने बोली है मैंने यहाँ लिखी भी है, आप इसी को लिख कर आ जाना। ठीक है, देन वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, पॉलिसी एनालाइज ऑन एग्रीगेट डिमांड ISLM मॉडल। तो हमारी दो पॉलिसी हैं, एक मॉनेटरी पॉलिसी और एक फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? ये सेंट्रल बैंक जो है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करती है वो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आते हैं। ठीक है, और ये LM कर्व को अफेक्ट करती है, IS कर्व को नहीं करेगी, सिर्फ LM कर्व को अफेक्ट करेगी। अब मैंने यहाँ पे ना एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का एग्जाम्पल लिया है। आपको कॉन्ट्रैक्शन अगर दिखाना है, दोनों ही आपको लिख के आना है, एक्सपेंशन भी और कॉन्ट्रैक्शन भी, तो आप इसका उल्टा लिख कर आ जाना। ठीक है, तो देखो प्राइमरी इफेक्ट क्या होगा कि सेंट्रल बैंक इंक्रीज कर देगा नॉमिनल मनी सप्लाई, जिससे क्या होगा, प्राइस लेवल तो आपका फिक्स्ड है, एम बार बढ़ गया, प्राइस लेवल आपका फिक्स्ड है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी रियल मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और आपका जो LM कर्व है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा, राइट में शिफ्ट हो जाएगा। अब इससे क्या होगा कि मनी सप्लाई जब इंक्रीज हुई तो उसकी वजह से पीपल के पास एक्स्ट्रा पैसा है, अब वो एक्स्ट्रा पैसे से वो क्या करेंगे, बॉन्ड परचेस कर लेंगे। अब बॉन्ड परचेस करने से क्या होगा, बॉन्ड का प्राइस ऊपर चला जाएगा, क्योंकि बॉन्ड की डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस ऊपर जाएगा, और इससे इंटरेस्ट रेट जो है वो नीचे आ जाएगा। अब प्राइस और जो रेट ऑफ बॉन्ड के प्राइस और बॉन्ड का जो इंटरेस्ट रेट है वो इन्वर्सली रिलेटेड होता है, ये बात मैं ऑलरेडी पहले समझा चुकी हूँ। ठीक है, अब इससे क्या होगा, लोअर इंटरेस्ट रेट पे आपके जो प्राइस है वो ऊपर जाएंगे, इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाएगा, और लोअर इंटरेस्ट रेट पे आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, क्योंकि अब आपको कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल रहा है तो आप इन्वेस्ट करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, नेट एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, इससे आपकी एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी, और इकोनॉमी जो है अब वो नए इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच जाएगी, दैट इज E2। ठीक है, तो फाइनल आउटकम ये है कि आपकी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी इंटरेस्ट रेट को कम करती है और इक्विलिब्रियम को बढ़ाती है, इक्विलिब्रियम आउटपुट को बढ़ाती है। देन नेक्स्ट वी हैव द इफेक्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी मतलब जो गवर्नमेंट यूज करती है अपनी एक्सपेंडिचर, टैक्सेस वगैरह मनी सप्लाई को अफेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये जो फिस्कल पॉलिसी है ये IS कर्व को अफेक्ट करती है, LM कर्व को नहीं करती। अब इसमें भी मैं आपको एक्सपेंशनरी वाला समझा रही हूँ। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में क्या होगा कि या तो गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर बढ़ जाएंगी या फिर गवर्नमेंट टैक्सेस जो है वो कम कर देगी। अब मान लो कि गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर बढ़ा दी या फिर टैक्सेस कम कर दिया, जिससे क्या हुआ, ऑटोनोमस स्पेंडिंग इंक्रीज होगी, IS कर्व राइट में शिफ्ट हो गया। अब IS कर्व जो है जब राइट में शिफ्ट हुआ तो उसने डिमांड इंक्रीज कर दी गुड्स की, जिसकी वजह से इनकम और आउटपुट बढ़ गया है।
अब अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड फॉर मनी भी बढ़ेगी। अब आपके पास पैसा है, मान लो आपके पास अब 60,000 रुपये आ रहे हैं, तो अब आप क्या करोगे, खर्चा करोगे ना भाई, पैसे ज़्यादा हैं, सेव तो आपको जितने करने थे कर लिए, तो आपने डिमांड फॉर मनी बढ़ा दिया। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो मनी सप्लाई है वो तो फिक्स्ड होती है। अब डिमांड बढ़ गई, मनी सप्लाई कम है, तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। ठीक है, तो दैट इज इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ जाएगा इसके अंदर। तो आपका फाइनल कंक्लूजन ये होगा कि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी आपका इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाएगी और इक्विलिब्रियम आउटपुट भी बढ़ाएगी। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ और है, क्राउडिंग इफेक्ट। ये मैं यहाँ डिटेल में भी समझाऊंगी, बट यहाँ बता रही हूँ। आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो पहले जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग की वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ी थी टोटल, वो थोड़ी अब कम हो जाएगी, क्योंकि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो डिक्रीज हो जाएगी। जब अब इंटरेस्ट रेट महंगा हो गया तो क्या होगा कि लोन इतनी आसानी से नहीं मिल रहा है, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी। नाउ वी नेक्स्ट वी हैव द मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है मैं बता चुकी हूँ, अब इसके ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइस स्टेबिलिटी। इसका एम होता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। ठीक है, देन हाई एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इंटरेस्ट रेट को कम करके सेंट्रल बैंक क्या करता है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता है, जिससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है और अनएम्प्लॉयमेंट हमारा कम होता है। देन एक्सचेंज रेट को स्टेबल करना। सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट एडजस्टमेंट का यूज करता है ताकि वो इन्फ्लुएंस कर सके कैपिटल फ्लो को और मेंटेन कर सके स्टेबिलिटी और कॉम्पिटिटिवनेस डोमेस्टिक एक्सचेंज रेट का। देन वी हैव द फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, मतलब बिजनेस साइकिल जो हमारी चलती है ऐसे ऊपर नीचे, जो मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ाई है, उसको स्टेबल करना। दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कैपिटल फॉर्मेशन। अब गवर्नमेंट क्या करती है कि इन्वेस्टमेंट करती है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में, ह्यूमन कैपिटल में, जिससे क्या उसका एम होता है कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ वो अचीव कर सके। देन रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम लगा के और पब्लिक एक्सपेंडिचर करके गवर्नमेंट ना इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने की कोशिश करती है। ठीक है, देन नेक्स्ट वी हैव मॉनेटरी पॉलिसी में एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ओपन मार्केट ऑपरेशन। आपकी गाइडलाइन में साफ साफ दे रखा है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, उसे बताओ, उसके इफेक्ट वगैरह बताओ। तो देखो, ओपन मार्केट ऑपरेशन ना प्राइमरी और फ्रिक्वेंटली यूज इंस्ट्रूमेंट है मॉडर्न मॉनेटरी पॉलिसी का। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी ना बाय और सेल होती है। ठीक है, ओपन मार्केट के अंदर सेंट्रल बैंक के द्वारा टू इन्फ्लुएंस द लेवल ऑफ लिक्विडिटी। मतलब जो सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी है उसको बाय या सेल करता है ओपन मार्केट में। अब व्हाट इज ओपन मार्केट, मतलब या तो वो कमर्शियल बैंक को बेचेगा या फिर जो जनरल पब्लिक है उनको बेचेगा, तो दैट इज ओपन मार्केट। अब दो तरह के ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है। एक में क्या होता है कि हम ओपन मार्केट में परचेस कर रहे हैं, दूसरे में ओपन मार्केट में सेल कर रहे हैं। अगर हम ओपन मार्केट में परचेस करते हैं ना, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, सिक्योरिटी खरीद लेगा कमर्शियल बैंक से, पब्लिक से, जिससे क्या होगा, सिक्योरिटी उसने खरीद ली, पैसा उसका वापस कर दिया। ठीक है, तो इससे कैश जो है वो इंजेक्ट हो जाएगा और इससे एक्सपेंशनरी होगी, मतलब ग्रोथ एक्सपेंशन होगा, सब कुछ एक्सपेंड होगा। ओपन मार्केट सेल में क्या होता है कि लोगों से और कमर्शियल बैंक से पैसा ले लेता है सेंट्रल बैंक और उनको एक सर्टिफिकेट पकड़ा देता है। उस सर्टिफिकेट पे लिखा होता है कि आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदा है। ठीक है, जिससे क्या होगा, कैश ऑब्जर्व हो जाएगा बैंकिंग सिस्टम का और इससे कॉन्ट्रैक्शन होगा और ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसका एडजस्टमेंट प्रोसेस क्या है, देखो मैंने ना एक्सपेंशनरी पॉलिसी का डायग्राम भी दे रखा है यहाँ पे एडजस्टमेंट प्रोसेस को समझाने के लिए। तो देखो क्या हुआ, IS कर्व तो हमारा एज इट इज है। ठीक है, LM कर्व हमारा यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे थे R1 पे और यहाँ पे हमारा आउटपुट हो रहा था। अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने क्या किया, जो अपनी सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट छोड़ो, सेंट्रल बैंक ने क्या किया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीद लिया। अब खरीदा तो क्या हुआ, पैसा गया इकोनॉमी में, मतलब ये जो नॉमिनल मनी सप्लाई वो बढ़ गई। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा जो LM कर्व है वो आगे शिफ्ट हो गया। ठीक है, LM कर्व आगे शिफ्ट हुआ तो इससे हमारा इंटरेस्ट रेट तो कम हो गया और हमारा आउटपुट जो है वो बढ़ गया। यही पूरी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ नोट्स में लिखी है, आप लेके पढ़ लेना। ठीक है, और इसके अलावा मैंने पूरे कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लेन किया है डिटेल में। गाइज अब यहाँ पे ट्रांसमिशन प्रोसेस है, ट्रांसमिशन प्रोसेस भी आपकी गाइडलाइन में पूछा हुआ था, तो मैंने ये पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ये मैं आपको वीडियो में नहीं बता रही हूँ क्योंकि इसमें वही सारे कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड यूनिट में पढ़ाए हैं, सारे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। आप एक बार इसकी रीडिंग करोगे ना, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आई एम डायरेक्टली जंपिंग टू द अदर मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट। देखो, पहले आपको ओपन मार्केट ऑपरेशन को तो बहुत डिटेल में पूछा हुआ था गाइडलाइन में, उसके अलावा आपको और भी मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछा हुआ है। तो देखो, और मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले हमारे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट आते हैं। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के अंदर
सबसे पहले है पॉलिसी इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट के अंदर भी आपके 3 इंटरेस्ट रेट आते हैं। पहला है रेपो रेट। रेपो रेट वो रेट होता है जिसपे सेंट्रल बैंक जो है अपने शॉर्ट टर्म फंड को लेंड करता है कमर्शियल बैंक को। मतलब जो कमर्शियल बैंक है वो सेंट्रल बैंक को सिक्योरिटी देगा, कोई भी कोलेट्रल देगा, और उसके बदले में सेंट्रल बैंक उसे उधार दे देगा। इसका इफेक्ट क्या होता है कि अगर रेपो रेट जो है अगर रेपो रेट बढ़ जाता है तो वो कमर्शियल बैंक के लिए बोरिंग कॉस्टली होगी। अब अगर बैंक को ही जो सब पैसा है वो महंगे सामान पे महंगे दामों पे मिल रहा है तो वो आपको भी महंगे दामों पे देंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपका लेंडिंग रेट भी बढ़ जाएगा और आपकी इकोनॉमी में क्रेडिट जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा। देन नेक्स्ट वी हैव रिजर्व रेपो रेट। रिजर्व रेपो रेट ना रेपो रेट का उल्टा होता है। मतलब ये वो रेट होता है जिसमें जो कमर्शियल बैंक है अपने एक्स्ट्रा पैसे को सेंट्रल बैंक के पास रख सकता है और सेंट्रल बैंक इस पैसे पे उसे इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा। जैसे हम बैंक के पास पैसा रखते हैं ना अपना एक्स्ट्रा, और कमर्शियल बैंक हमें पैसा प्रोवाइड करता है, मतलब इंटरेस्ट रेट वगैरह देता है। तो वैसे ही कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास पैसा रखता है और उसके बदले में उसको जो सेंट्रल बैंक है वो कुछ इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करता है। अब अगर ये रेट बढ़ जाएगा तो अब बैंक को इंसेंटिव मिलेगा कि भाई अगर इंटरेस्ट रेट 6 से 10% हो गया तो कमर्शियल बैंक सोचेगा तो जितना सारा पैसा है ना मैं बैंक के पास रख देता हूँ, सेंट्रल बैंक के पास। इससे क्या होगा कि जो लिक्विडिटी है वो पूरी ऑब्जर्व होगी मार्केट से, है ना। तो फिर जो मतलब ये मनी सप्लाई है वो कम हो जाएगी। देन वी हैव द बैंक रेट। देखो बैंक रेट भी वही रेट होता है जिसपे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को उधार देती है, लेकिन कोलेट्रल के बगैर देती है और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए देती है, ठीक है। देन वी नेक्स्ट हैव द रिजर्व रिक्वायरमेंट। पहली है कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट। जितना डिपॉजिट कमर्शियल बैंक के पास आता है उसकी कुछ परसेंटेज उसको सेंट्रल बैंक के पास एज अ रिजर्व रखनी पड़ती है। तो वो होता है कैश रिजर्व रेशो कि कितना उसे सेंट्रल बैंक के पास रखना है आउट ऑफ जो टोटल उसकी डिपॉजिट आई है, ठीक है। अगर ये इंक्रीज हो जाता है, मतलब CRR इंक्रीज हो जाता है, तो जितना अमाउंट जो कमर्शियल बैंक है वो लेंड करेगी वो भी कम हो जाएगा, तो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी भी रिड्यूस हो जाती है। उसके बाद है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। देखो जो टोटल डिपॉजिट आया उसका कुछ परसेंटेज कमर्शियल बैंक को अपने पास भी रखना पड़ता है, दैट इज स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ठीक है। नाउ वी हैव द क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। अब क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में हमारा है मार्जिन रिक्वायरमेंट। इसका मतलब क्या होता है, देखो इसे ना डिटेल में समझाना, मैं आपको समझा रही हूँ, डिटेल में समझना ध्यान से। देखो मान लो आपने ना कोलेट्रल के नाम पे, कोलेट्रल का मतलब क्या होता है, जो आप वो जब सुनार के पास उधार लेने जाते हो तो सोने की चीज़ या कुछ रखते हो, दैट इज कोलेट्रल। तो आपने कोलेट्रल के उधार पे अपना कोई एक सोने का कोई हार रखा, ठीक है, नेकलेस। अब उस नेकलेस की वैल्यू जो थी वो थी, मान लो सिंपल सिटी के लिए ले लेती हूँ 1000 रुपये, ठीक है। अब क्या है कि लेकिन आपको जो लेंड किया, मतलब आपको जो पैसे दिए 1000 रुपये का नेकलेस रखने के बाद वो 900 रुपये दिए, ठीक है, मतलब 10% कम कर दिया। तो वो जो ये जो 10% कम कर रहा है ना, दैट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब क्या होता है कि कमर्शियल सेंट्रल बैंक ना कमर्शियल बैंक को कहता है कि आपके पास अगर कोई स्पेसिफिक सिक्योरिटी रखे तो उसके बदले में आपको इतने % कम पैसा देना है। मतलब अगर ये मान लो कि सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक को बोल रखा है कि आपके पास अगर कोई नेकलेस रखने आए तो उसको ना 10% काट के पैसे देना, तो दैट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट। इसका इफेक्ट क्या होता है कि अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ गई तो इसका मतलब क्या है कि अब आपको 1000 की जगह सिर्फ 900 रुपये मिलेंगे, मतलब मनी सप्लाई कम हो गई, ठीक है। और ये रिस्ट्रिक्ट करती है स्पेकुलेटिव क्रेडिट को। नेक्स्ट वी हैव मॉरल असर्शन। इसमें क्या होता है कि जो सेंट्रल बैंक है वो परसुएड करती है, एडवाइस करती है, इनफॉर्मल अपील करती है और कमर्शियल बैंक को इंकरेज करती है कि वो पॉलिसी गोल को फॉलो करे, ठीक है। और फॉलो करे, पॉलिसी गोल क्या होता है कि वो किसी एक सेक्टर में बोल रही होती है कि आप जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में इस टाइम पे बहुत चल रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा लोन दो। तो इनफॉर्मल अपील से जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक को कह रही होती है कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा लोन दो। देन नेक्स्ट वी हैव सिलेक्टिव क्रेडिट। इसमें क्या होता है कि सेंट्रल बैंक डायरेक्टिव्स या फिर ये कहो कि डायरेक्ट ऑर्डर इशू करती है कि आपको इस सेक्टर में कितना लोन देना और इस सेक्टर में कितना लोन देना है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन द ISLM मॉडल। अब मॉनेटरी पॉलिसी कितनी ज़्यादा इफेक्टिव होती है ISLM मॉडल में वो हम देखेंगे। देखो मॉनेटरी पॉलिसी कितनी ज़्यादा इफेक्टिव होगी ना, वो डिपेंड करती है सेंसिटिविटी ऑफ मनी डिमांडेड टू द इंटरेस्ट रेट। जो LM कर्व है वो टिपिकली 3 रेंज में डिवाइड किया गया है करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट डिग्री ऑफ पॉलिसी इफेक्टिवनेस। पहली है किनीशियन रेंज। किनीशियन रेंज को ना लिक्विडिटी ट्रैप भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी फुल्ली इनइफेक्टिव होती है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी की हेल्प से मनी सप्लाई कंट्रोल ही नहीं हो सकती। अब इसमें क्या होता है
कि यहाँ का जो कर्व होता है ना वो पूरा इस तरीके से होता है, परफेक्टली हॉरिजेंटल होता है, और मनी डिमांड इनफाइनाइटली सेंसिटिव होती है इंटरेस्ट रेट के लिए। इसमें क्या होता है कि इकोनॉमी एक लिक्विडिटी ट्रैप में फंस जाती है, कि वो माल लिक्विडिटी ट्रैप में फंस जाती है, और ऐसा होता है कि इंटरेस्ट रेट जो होता है ना आपका वो बहुत ही कम हो जाता है, मतलब बॉन्ड पे जो इंटरेस्ट रेट मिलने वाला होता है वो बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि प्राइस, अब इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो प्राइस तो बढ़ेंगे, प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और लोग ये मानते हैं कि कुछ टाइम बाद प्राइजेस कम होंगे और इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा ज़रूर। तो अगर जो बैंक है वो इशू भी करता है ना ज़्यादा, मतलब उसने अगर मनी सप्लाई बढ़ा भी दी, तो लोग जो है वो इन्वेस्ट नहीं करते, बिकॉज उन्हें ये है कि कल के दिन को प्राइस तो कम होना ही है, वो सारा पैसा अपने पास ही रखते हैं, ठीक है, रेदर देन बाइंग अ बॉन्ड। अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर ये बढ़ गया, ठीक है, तो एलएम कर्व राइट में तो शिफ्ट हो जाएगा, बट इंटरेस्ट रेट फुल्ली शिफ्ट नहीं हो रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है, इंटरेस्ट रेट बिल्कुल नीचे ही है। सिंस आर डज नॉट चेंज, इन्वेस्टमेंट रिमेन अनचेंज, ना तो आर चेंज होता है ना आई चेंज होता है, इसका ये इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आर डज नॉट चेंज, वाई डज नॉट चेंज, मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव हो जाती है। देन नेक्स्ट रेंज आती है इंटरमीडिएटरी रेंज। इसमें क्या होता है कि एलएम कर्व इस तरीके से होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है, तो यहाँ पे पार्शियली इफेक्टिव होती है इस रेंज के अंदर। यहाँ मैकेनिज्म क्या चलता है कि मनी सप्लाई अगर इंक्रीज होती है तो इंटरेस्ट रेट कम होता है और आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है और आउटपुट भी बढ़ता है। एलएम कर्व जो है राइट में शिफ्ट होता है, इंटरेस्ट रेट गिरता है, बट नॉट टू जीरो, मतलब ऐसे आपका कर्व है। अब क्या हुआ है कि अगर आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो एलएम कर्व आगे से राइट में शिफ्ट होगा, लेकिन इंटरेस्ट रेट फिर राइट में शिफ्ट होगा तो इंटरेस्ट रेट भी नीचे आएगा, बट बिल्कुल जीरो तक नहीं आता, जिससे मॉनेटरी ट्रांसमिशन फंक्शन होता है और आउटपुट भी आपका बढ़ता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वी हैव क्लासिकल रेंज। आपको ये तीनों रेंज ना गाइडलाइन में साफ साफ दे रखी है कि तीनों रेंज आपको पढ़नी है, ठीक है। क्लासिकल रेंज में क्या होता है कि आपका एलएम कर्व बिल्कुल ऐसे सीधा होता है, ठीक है, परफेक्टली स्टीप वर्टिकल। मनी डिमांड कंप्लीटली इनसेंसिटिव होती है इंटरेस्ट रेट के, मतलब इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड ही नहीं करती मनी डिमांड। तो लोग क्या करते हैं, बस ट्रांजेक्शन पर्पस के लिए पैसा अपने पास रखते हैं, मतलब जैसे ही उनके पास पैसा आएगा वो सारा पैसा बॉन्ड में डाल देंगे, वो रखना ही नहीं चाहते अपने पास पैसा। यहाँ पे वो सिचुएशन होती है, और मॉनेटरी पॉलिसी पूरी इफेक्टिव होती है। यहाँ पे मैकेनिज्म कैसे चलते हैं कि अगर एम इंक्रीज होगा तो इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा नीचे आ जाता है, क्योंकि पीपल जो है वो अपने पास रखना ही नहीं चाहते पैसा, वो सारा का सारा इन्वेस्ट कर देंगे, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, लार्ज इंक्रीज होगा आउटपुट में, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द फिस्कल पॉलिसी। अब फिस्कल पॉलिसी क्या होती है ये मैं ऑलरेडी जितनी बार बता चुकी हूँ। नाउ आई एम डायरेक्टली जंपिंग टू इंस्ट्रूमेंट ऑफ द फिस्कल पॉलिसी। तो देखो फिस्कल पॉलिसी के जो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें आता है टैक्स। गवर्नमेंट का जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो तो टैक्स ही है। टैक्स को यूज करके डिस्पोजल इनकम को कम किया जाता है और इन्वेस्टमेंट को भी कम किया जाता है, ठीक है। अब इसमें भी दो तरह के टैक्स होते हैं, एक तो डायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स मतलब जो इंडिविजुअल की डिस्पोजल इनकम को कम करता है। अब अगर टैक्स हमने बढ़ा दिया, टैक्स हमने कम कर दिया, टैक्स कम हो गया तो जो पर्सन की इनकम है वो बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी और कंजम्पशन भी बढ़ेगा। लेकिन अगर टैक्स बढ़ गया तो इससे डिस्पोजल इनकम कम हो जाएगी और आपका जो इन्फ्लेशन हो रहा है वो रिड्यूस हो जाएगा। देन नेक्स्ट वी हैव द इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब सेल्स, जीएसटी, ये सब, ये प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे अफेक्ट करता है। अगर टैक्स कम हो गया तो मतलब क्या है कि जीएसटी कम देना पड़ेगा किसी सामान पे, तो वो गुड्स सस्ता हो गया, वो सामान सस्ता हो गया, जिससे क्या हुआ, प्राइस जो है किसी सामान का प्राइस नीचे गिर गया तो डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। देन नेक्स्ट वी हैव द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। टैक्स के बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है दैट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट पब्लिक गुड्स पे जो खर्च करती है, सर्विसेज वगैरह पे जो सब करती है वो सब आता है, ठीक है। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में देखो तुम्हें पता है कि कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होती है जो कि डायरेक्टली अफेक्ट करती है। इसके अलावा वो ट्रांसफर पेमेंट भी देती है, लेकिन ट्रांसफर पेमेंट इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। देन द नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज पब्लिक बोरिंग। पब्लिक बोरिंग में क्या होता है कि गवर्नमेंट की जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाती है रेवेन्यू से तो डेफिशिएट होता है, और फिस्कल डेफिशिएट को फाइनेंस करने के लिए लोगों से पैसा उठाया जाता है। कैसे? उनको सर्टिफिकेट इशू करके, गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह इशू करके। अब इससे क्या होता है कि फाइनेंसिंग डेफिसिट, सबसे पहले तो गवर्नमेंट जो है लोगों से बोरो करेगी, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि वो अपनी स्पेंडिंग बढ़ा सकती है टैक्स को इंक्रीज करे बगैर। बट इससे मनी मार्केट में क्या फर्क पड़ता है कि गवर्नमेंट जो है वो बोरो करती है मार्केट से, इससे सप्लाई जो है लोन की वो कम हो जाती है प्राइवेट सेक्टर पे, तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो डिक्रीज हो जाती है। इससे क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने पूरी समरी भी दी है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन ISLM मॉडल। तो देखो ये हमारा इंटरेस्ट रेट, ये हमारा इनकम आउटपुट। IS और LM कर्व E1 पॉइंट पे दोनों को इंटरसेक्ट कर रहे थे। इंटरेस्ट रेट आ रहा था R1 और आउटपुट आ रहा था Y1।
अब क्या हुआ कि हमारा गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ गया, जिससे क्या हुआ, हमारा IS कर्व आगे शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब इससे हमारा LM कर्व तो वहीं पे था, IS कर्व आगे शिफ्ट हो गया, तो हमारा जो आउटपुट है वो Y डैश पे आ गया। ठीक है, अब क्या होगा कि देखो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ेगी तो मतलब क्या है कि आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट मतलब इनकम भी बढ़ेगी। अब लोगों के पास पैसा होगा तो वो खर्च करना चाहेंगे, तो हमारा जो कैश की डिमांड है वो बढ़ जाएगी। कैश की डिमांड मतलब मनी डिमांडेड बढ़ जाएगा, लेकिन मनी की जो सप्लाई है वो तो सेम ही रहेगी। हमें पता है कि सप्लाई ऑफ मनी इज फिक्स्ड। अब अगर डिमांड बढ़ गई, सप्लाई उतनी है, तो लोग क्या करेंगे, बॉन्ड बेचना शुरू कर देंगे। अगर वो लोग बॉन्ड बेचेंगे तो उससे क्या होगा कि बॉन्ड के जो प्राइस है वो नीचे आ जाएंगे, और अगर बॉन्ड के प्राइस नीचे आते हैं तो इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है। इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा तो क्या होगा कि अब आप जो बिजनेस वाले लोग हैं, जो मतलब फर्म है जिन्हें इन्वेस्टमेंट करनी है, उन्हें अब हाई इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिलेगा, तो इससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अब हाई इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिल रहा है तो इन्वेस्टमेंट वो डिक्रीज कर देंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा कि एग्रीगेट डिमांड हमारी डिक्रीज होगी ना, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट प्लस G प्लस C प्लस NX। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड हमारी डिक्रीज होगी, जिससे क्या होगा कि हमारा IS कर्व थोड़ा पीछे आ जाएगा, तो हमारा कर्व E डैश से E2 पे आ जाएगा और हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट ये होगा। ठीक है, और ये पूरा मैकेनिज्म जो मैंने बोला है वो सब मैंने डिटेल में यहाँ पे लिखा है। और ये जो मैकेनिज्म था ना, जिसके अंदर हमारी जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थी, हमारी जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थी वो कम हो गई थी, उसको कहते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इफेक्टिवनेस ऑफ फिस्कल पॉलिसी एंड क्राउडिंग आउट ऑन ISLM मॉडल। ठीक है, तो क्या इफेक्टिवनेस पड़ता है फिस्कल पॉलिसी का ISLM मॉडल पे, वो हम पढ़ेंगे। पहले हमने मॉनेटरी पढ़ा था, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी में भी 3 रेंज पढ़ाई थी, इसमें भी 3 रेंज पढ़ाऊंगी। पहली है किनेशियन रेंज। सो किनेशियन रेंज में क्या होता है कि हमारी फिस्कल पॉलिसी पूरी की पूरी इफेक्टिव होती है और यहाँ पे कोई क्राउडिंग आउट नहीं हो रहा होता। क्राउडिंग आउट क्या होता है ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। तो इसमें आपका जो LM कर्व है वो इस तरीके से होता है और ये आपका IS कर्व है। अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर बढ़ गई तो IS कर्व आगे शिफ्ट हो जाएगा। इसकी वजह से अब गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर बढ़ने से इनकम बढ़ेगी। अब इनकम बढ़ेगी तो डिमांड फॉर मनी बढ़ेगी, लेकिन सप्लाई तो फिक्स्ड है, तो उसकी वजह से लोग क्या करेंगे, बॉन्ड से कैश में चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा LM कर्व तो बिल्कुल फ्लैट है ना, इंटरेस्ट रेट से कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो यहाँ पे सिर्फ हमारा आउटपुट बढ़ता है। ठीक है, तो क्राउडिंग आउट यहाँ पे होता ही नहीं है। देन नेक्स्ट वी हैव द इंटरमीडिएटरी रेंज। इंटरमीडिएटरी रेंज में क्या होता है कि हमारा LM कर्व इस तरीके से होता है, IS कर्व इस तरीके से होता है। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ी तो हमारा जो IS कर्व है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होगा कि ये पूरे मैकेनिज्म होगा और हमारा इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएगा, और इसकी वजह से क्राउडिंग आउट जो है वो पार्शली ऑकर हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, और इसी को कहते हैं क्राउडिंग आउट। ठीक है, देन नेक्स्ट वी हैव द क्लासिकल रेंज। क्लासिकल रेंज में हमारी फिस्कल पॉलिसी पूरी की पूरी इनइफेक्टिव होती है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो LM कर्व है वो इस तरीके का होता है। अब ये मेरा IS कर्व है, IS कर्व है, तो उसके बाद क्या हुआ कि जब हमारी एक्सपेंडिचर बढ़ेगी, गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर, तो ये ऊपर शिफ्ट करेगा, लेकिन आउटपुट तो मेरा यहीं पे फिक्स्ड है और यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट रेट है। तो पहले इंटरेस्ट रेट इतना था और अब इंटरेस्ट रेट इतना हो जाएगा। अब इसका मैकेनिज्म देख लो, देखो गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर बढ़ गई, IS कर्व राइट में शिफ्ट हो गया, लेकिन LM कर्व वर्टिकल है, मतलब Y राइज नहीं कर सकता, तो एंटायर एडजस्टमेंट जो है वो इंटरेस्ट रेट को ही शार्पली इंक्रीज कर देगा और पूरा का पूरा जो इफेक्ट है वो क्राउडिंग आउट वाला इफेक्ट हो जाएगा। Then next we have the topic aggregate demand. What is aggregate demand? Total quantity of goods and service, household, firm and government buyer willing and able to purchase each possible price at a given period of time. एग्रीगेट डिमांड की ये होती है इक्वेशन जो स्टार्टिंग से ही मैं आपको ये पढ़ाती आ रही हूँ। और हमारा जो स्लोप होता है एग्रीगेट कर्व का वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, इस तरीके से डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि ये प्राइस, लेबर और क्वांटिटी डिमांडेड या फिर नेशनल इनकम के बारे में बता रहा होता है। अगर आपका ये नेशनल इनकम से कंफ्यूज मत होना, नेशनल इनकम को आप आउटपुट भी लिख सकते हो या फिर डिमांड लिख सकते हो, कुछ भी ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, आउटपुट वगैरह जो नॉर्मल आपका डिमांड कर्व होता था ना, सेम है, वैसा कुछ इतना फर्क नहीं है, आउटपुट लिख सकते हो आप इसे। अब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्या होता है, इसके मेन रीजन यहाँ पे दे रखे हैं, वैसे आपकी गाइडलाइन में ये इतना था नहीं, बट स्टिल पूछा जा सकता है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। देन नेक्स्ट वी हैव द एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई मतलब टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो फर्म विलिंग भी है और एबल भी है प्रोड्यूस करने के लिए और सेल करने के लिए,
ईच पॉसिबल प्राइस लेवल इन अ गिवन पीरियड, ठीक है। और IS कर्व मैंने यहाँ पे दो तरीके के शो किए हैं, एक है शॉर्ट रन का, शॉर्ट रन में IS कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है, लेकिन लॉन्ग रन में IS कर्व हमारा बिल्कुल सीधा होता है। आपको फोकस करना है शॉर्ट रन वाले पे, बट लॉन्ग रन वाला भी थोड़ा सा ध्यान रखना, मेन फोकस तो इस पर होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट एंड प्राइस। देखो शॉर्ट रन मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम कैसे होता है, जहां पे हमारा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो इंटरसेक्ट कर रही होंगी, वही होगा ना। तो सेम चीज मैंने यहाँ पे लिखा है कि शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑकर होता है जहाँ पे AD कर्व इंटरसेक्ट करती है एग्रीगेट सप्लाई कर्व को, मतलब AD दिस एंड एग्रीगेट सप्लाई दिस, ठीक है। और इसका एडजस्टमेंट भी मैंने यहाँ पे बताया है कि मान लो आपका जो एग्रीगेट डिमांड है वो बढ़ गया, एग्रीगेट कर्व आगे शिफ्ट हो गया, तो उसमें क्या होगा कि आपका प्राइस लेवल बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड जो है आपकी इंक्रीज हो जाएगी। अब डिमांड इंक्रीज हो गई तो हायर प्राइस पे जितने भी फर्म है वो अपने आउटपुट को भी एक्सपेंड कर देंगे, क्योंकि अगर आपको चाय पत्ती के जो दाम है वो अच्छे मिल रहे हैं तो आप कॉफ़ी की जगह चाय पत्ती उगाना शुरू कर दोगे ना, चाय पत्ती बेचना शुरू कर दोगे, तो मतलब सप्लाई भी धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे फिर से एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई कर्व को कट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट मैंने यहाँ पे बता दिया, इसका जस्ट उल्टा। सो नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, मॉनेटरी एक्सपेंशन और ऑयल प्राइस स्टॉक की वजह से। तो पहले हम पढ़ेंगे कि एग्रीगेट डिमांड कैसे शिफ्ट होती है, क्या चेंज आता है एग्रीगेट डिमांड में अगर हमारी नॉमिनल मनी सप्लाई जो है वो चेंज हो जाती है। तो हम देखते हैं कि अगर हमारी नॉमिनल मनी सप्लाई जो है, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो एक्सपेंड हो जाती है, मतलब जो मेरा M बार है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब मुझे पता है रियल मनी सप्लाई क्या होती है, M बार अपॉन P, M बार मेरा इंक्रीज हो गया, P सेम है, इसका मतलब क्या है कि मेरा रियल मनी सप्लाई जो है इंक्रीज हो जाएगा। अब अगर सप्लाई इंक्रीज हो गई तो मेरा जो LM कर्व होगा, IS LM कर्व के अंदर अगर आप देखो तो मेरा जो पहले ये कर्व था तो मेरा LM कर्व जो है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरी रियल मनी सप्लाई बढ़ गई। तो पहले मेरा इंटरेस्ट रेट R था, अब मेरा इंटरेस्ट रेट जो है वो रिड्यूस होके R1 हो जाएगा। अब अगर इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो गया तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, क्योंकि अब आपको कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो मेरी एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी, है ना। तो ये पूरी बात जो मैंने बोली है ये आपको लिख के आनी है कि किस तरीके से हमारा नॉमिनल मनी सप्लाई की वजह से एग्रीगेट डिमांड पे शिफ्ट आता है। तो इस वजह से मेरी एग्रीगेट डिमांड कब आगे शिफ्ट हो जाएगी और प्राइस भी बढ़ जाएगा और हमारा आउटपुट भी बढ़ जाएगा। ये पूरी बात जो मैंने बोली है मैंने पूरी यहाँ डिटेल में लिख भी दी है, ठीक है। देन नेक्स्ट वी हैव द शिफ्ट इन AS कर्व, मतलब एग्रीगेट सप्लाई कर्व में कैसे चेंज आता है अगर प्राइस लेवल हमारा चेंज हो जाता है। तो देखो क्या होता है, हमारा जो ऑयल है ना वो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आता है फर्म के लिए। अब अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी फर्म के लिए, ठीक है। फर्म के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई। अब इससे क्या होगा कि फर्म अपना पहले तो प्राइस बढ़ाएगा, लेकिन उसके बाद अब क्योंकि प्राइसेस तो बढ़ ही गए तो उसका जो प्रॉफिट है वो पहले ज़्यादा आ रहा था अब कम हो गया, प्राइस बढ़ा भी देगा तो डिमांड कम हो सकती है ना, तो वो ज़्यादा प्राइसेस नहीं बढ़ाएगा और उसकी वजह से प्रॉफिट उसका रिड्यूस होगा और प्रॉफिट रिड्यूस होने की वजह से वो उस चीज़ को प्रोड्यूस करना भी कम कर देगा, जिसकी वजह से आपका जो प्राइस है वो इंक्रीज होगा और आउटपुट रिड्यूस हो जाएगा। और ये पूरी बात मैंने यहाँ पे डिटेल में लिख दी है, ठीक है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, पॉलिसी इंप्लीकेशन, एग्रीगेट डिमांड पॉलिसी अंडर द अल्टरनेटिव सप्लाई अजम्पशन। तो हमारे पास डिफरेंट जो सप्लाई अजम्पशन है ना उसके अंडर एग्रीगेट डिमांड की क्या क्या पॉलिसी है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला हमारा है किनीशियन केस। किनीशियन केस में क्या है कि किनीशियन ये अज्यूम करता है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो रिसेशन में है, बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब लोग खाली हैं, उनके पास काम नहीं है, वो काम करने के लिए बिल्कुल तैयार है और कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। मतलब फर्म, अब देखो जब पैसे ही नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है तो पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो वो सामान नहीं परचेस कर रहे होंगे तो फर्म सब प्रोड्यूस थोड़ी कर रही होगी सामान को, तो मतलब बहुत सारी लार्ज कैपेसिटी है। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे माना गया है कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व बिल्कुल इस तरीके से हॉरिजेंटल होगा कि सेम प्राइस पे कितना भी इनकम आउटपुट आप प्रोड्यूस कर सकते हो, क्योंकि सब कुछ जो है वो बिलो फुल कैपेसिटी है, ठीक है। अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर बढ़ा दी, गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर बढ़ी तो मतलब हमारा जो AD कर्व था, एग्रीगेट डिमांड कर्व था, वो आगे शिफ्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे सिर्फ हमारा आउटपुट बढ़ेगा, प्राइस नहीं बढ़ेगा, हमारा Y से आउटपुट Y1 पे हो गया। प्राइस क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि फर्म के पास ऑलरेडी एक्सेस कैपेसिटी थी तो वो
बिना प्राइस बढ़ाए भी आउटपुट काफ़ी सारा जो है वो प्रोड्यूस कर सकती थी, और ये पूरी बात मैंने यहाँ पे लिख दी है। देन नेक्स्ट वी हैव द क्लासिकल केस। क्लासिकल केस ये ज्यूम करते हैं कि हमारा जो इकोनॉमी है वो फुल एम्प्लॉयमेंट पे है और फुल कैपेसिटी पे काम कर रहा है, मतलब फर्म के पास अगर वो एक यूनिट भी प्रोड्यूस करना चाहेगा ना तो उसको प्राइसेस को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। और वैसे भी फुल कैपेसिटी पे है तो ये समझ लो कि मतलब कर ही नहीं पाएगा। अब इसमें क्या है कि एएस कर्व मतलब हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व बिल्कुल इस तरीके से होता है, वर्टिकल। पहले हमारी एग्रीगेट डिमांड यहाँ थी, प्राइस लेवल हमारा यहाँ पे था। अब गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर बढ़ी, उससे हमारी एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ गई। एग्रीगेट डिमांड तो मैंने बढ़ा ली, लेकिन सिर्फ उससे प्राइस बढ़ेगा, आउटपुट नहीं, क्योंकि ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट है, ऑलरेडी जो है वो पूरी कैपेसिटी पे जो फर्म्स है वो काम कर रहे हैं, तो आउटपुट कैसे ही बढ़ेगा। तो ये दो केस आपको एक्सप्लेन करके आने हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वी हैव द टैक्स पॉलिसी एंड एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। देखो टैक्स पॉलिसी बहुत ही इफेक्टिव होती है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को अफेक्ट करने के लिए। अब यहाँ पे हम केस ले रहे हैं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का, मतलब जो टैक्स रेट है वो कम करा है, बढ़ाया नहीं है गवर्नमेंट ने, कम करा है। अब अगर बताओ तुम टैक्स कम हो जाएगा तो तुम्हारी डिस्पोजल इनकम बढ़ जाएगी ना, तुम्हें टैक्स कम देना पड़ेगा। पहले तुम्हें 60,000 रुपये मिल रहे थे, उसमें से 10,000 का टैक्स जा रहा था, अब तुम्हारे पास जो है सिर्फ 5,000 का टैक्स जा रहा है, तो तुम्हारे पास 55,000 रुपये आ रहे हैं, तो तुम्हारी इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ गई तो कंजम्पशन बढ़ेगा। वैसे ही अगर फर्म के ऊपर जो टैक्स लग रहा था वो कम हो जाएगा तो फर्म की जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ेगी, है ना, फर्म की इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, और इससे आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब एग्रीगेट सप्लाई पे क्या फर्क पड़ेगा। अब देखो सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमिक्स में ये माना जाता है कि अगर आपका टैक्स कम लगता है तो उससे लोगों को काम करने का मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि अगर मेरे को पता है कि मैं 100 रुपये कमाऊंगी और उसमें से 70 रुपये गवर्नमेंट टैक्स में ले लेगी, तो मैं काम करूंगी, भाई मेहनत मैं कर रही हूँ, 70 रुपये गवर्नमेंट ले रही है, मेरे पास तो सिर्फ 30 रुपये बच रहे हैं। बट अगर मुझे पता है कि मैं 100 रुपये कमाऊंगी और 100 के 100 रुपये मेरे पास रहेंगे, तो मैं बहुत इफेक्टिवली काम करूंगी। तो इससे क्या होगा कि लेबर सप्लाई जो है वो बढ़ेगी, ठीक है, और लोग जो है सेव करने की जगह जो है इन्वेस्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, लेंड आउट करेंगे कैपिटल को, और इसकी वजह से जो आपका एएस कर्व है वो भी आगे शिफ्ट होगा। अब मैंने आपको क्या बताया कि एएस कर्व भी आगे शिफ्ट हो और एडी कर्व भी, ये कर्व थे मान लो पहले एडी एएस, अब पहले एडी कर्व आगे शिफ्ट हो गया, फिर एएस कर्व भी आगे शिफ्ट हो गया, तो आपका न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाता है, ठीक है, हायर आउटपुट पे। ओके, ये पूरी समरी मैंने समझाई है ताकि मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें बता सकूं, ठीक है। Then now we have the next topic and the last topic of this unit, monetary accommodation of fiscal expansion, monetizing budget deficit. अब हमने ना एक इफेक्ट पढ़ा था, क्राउडिंग आउट इफेक्ट पढ़ा था ना, वो भी डिटेल में पढ़ाया था, व्हाट इज क्राउडिंग आउट इफेक्ट, ठीक है। अब क्राउडिंग आउट इफेक्ट का ना ये सॉल्यूशन है, अगर क्राउडिंग आउट इफेक्ट हो रहा है उसको कम करना है या उसको खत्म करना है तो दिस इज द सॉल्यूशन। अब देखो क्या है मॉनेटरी अकोमोडेशन का मतलब, क्या है कि फिस्कल पॉलिसी को पावरफुल बनाना, प्रिवेंट करके इंटरेस्ट रेट का राइजिंग अप, जिससे इन्वेस्टमेंट में जो क्राउडिंग आउट होता है ना वो खत्म हो जाए। आइडल क्राउडिंग आउट एंड मॉनेटरी अकोमोडेशन, अगर हमारी फिस्कल पॉलिसी एक्सपेंड होती है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, एग्रीगेट डिमांड से मनी डिमांड बढ़ती है, मनी डिमांड से अब क्या होता है कि क्राउडिंग आउट होता है पूरा, ठीक है। अब अगर हम मॉनेटरी अकोमोडेशन कर देंगे तो इससे क्या होगा कि सेंट्रल बैंक जो ये मनी सप्लाई हमारी फिक्स्ड है ना, जिसकी वजह से पूरा का पूरा इंटरेस्ट रेट हमारा बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, अगर मनी सप्लाई बढ़ जाए तो ये पूरा प्रोसेस ना हो, तो वही होता है कि मॉनेटरी अकोमोडेशन में क्या होता है कि सेंट्रल बैंक अपनी मनी सप्लाई को बढ़ा देती है सिर्फ उसी टाइम पे जिस टाइम पे गवर्नमेंट अपनी फिस्कल पॉलिसी को एक्सपेंड करती है, जिससे क्राउडिंग आउट इफेक्ट जो है वो न्यूट्रलाइज्ड हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है बजट डेफ और फिर है मोनेटाइजिंग अ बजट डेफिसिट। देखो बजट डेफिसिट क्या सिचुएशन होती है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ज़्यादा है टैक्स रेट से, रेवेन्यू से, ठीक है। तो पब्लिक से बोरो करने की जगह गवर्नमेंट क्या करती है कि सेंट्रल बैंक से ही जाके पैसे लेती है, और सेंट्रल बैंक से पैसे लेती है इसका मतलब ये नहीं कि बैंक को निकाल के पैसा दे देगा, नहीं, सेंट्रल बैंक क्या करता है पैसे छाप देता है, मनी सप्लाई को इंक्रीज कर देता है, रियल मनी सप्लाई को, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि गवर्नमेंट के जो सेंट्रल बैंक सारे गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीद लेता है और गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसा डाल देता है, इससे आपकी जो एम बार है वो इंक्रीज़ होता है, और एम बार इंक्रीज़ होगा तो पूरा आपका ये भी तो इंक्रीज़ होगा ना, तो ये इंक्रीज़ हो जाता है, और फिस्कल एक्सपेंशन और मॉनेटरी एक्सपेंशन एक साथ हो जाता है, जिसे कहते हैं मोनेटाइजिंग अ डेफिसिट और मॉनेटरी अकोमोडेशन, कुछ भी कह सकते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि ISLM कर्व पे क्या फ़र्क पड़ता है वो भी देख लो। गवर्नमेंट ने पहले क्या किया, गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ किया अपनी स्पेंडिंग, तो IS कर्व आपका आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है।
उसकी वजह से क्या हुआ, आपका इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा और आउटपुट भी बढ़ेगा। अब मनी सप्लाई भी बढ़ गई, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि आपका जो LM कर्व था, पहला इस कर्व शिफ्ट हुआ, फिर LM कर्व भी आगे शिफ्ट हो जाएगा, जिससे आपका जो इंटरेस्ट रेट ये इतना हाई गया होगा यहाँ पे, ठीक है, वो अब नीचे आ जाएगा, और जितना भी ये इफेक्ट पड़ रहा था बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट वो पूरा खत्म हो जाएगा। और इंटरेस्ट रेट जनरली बिल्कुल जो क्राउडिंग आउट वाला पूरा इफेक्ट था उसे पूरा निकाल देता है, खत्म कर देता है, ठीक है। और इसी के साथ आपकी पूरी यूनिट हो जाती है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे से हाइप भी करो। और अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट्स परचेस कर सकते हो बहुत ही कम प्राइसेस पे। एंड गाइज, अगर आप वीडियो से पढ़ रहे हो तो प्लीज़ नोट से ही पढ़ना, बिकॉज मैंने अलग अलग सिंबल्स यूज़ किए हैं। आपकी बुक में, आपके अलग कंटेंट में अलग सिंबल्स यूज़ हो सकते हैं। कन्फ्यूज़ होकर आपका आंसर अगर गलत हो गया तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं होंगी, अगर आप नोट से नहीं पढ़ते हो तो, ठीक है। और मैंने नोट्स इसीलिए बहुत डिटेल में सारे ग्राफ वगैरह भी इंक्लूड करके बनाए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।